और आज पुनः नेपाल में पूरे सनातनी इकट्ठे होकर कहते हैं हमें वापस से हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र ऐसा ही पाली। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। अगर मोदी जी वास्तविक में अगर 2014 में नहीं आते तो इस जगह ईसाईकरण हो जाता या नहीं तो गजबा हिंद हो जाता। आखिर एक बार फिर नेपाल में बढ़ रही है हिंदुत्व को लेकर राजनीति। क्या 2015 के बाद एक बार फिर नेपाल कसेगा हिंदू राष्ट्र की कसौटी? नेपाल के भी कुछ मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि अभी की जो स्थिति है हो सकता है इससे अच्छा रहा हो जब नेपाल हिंदू राष्ट्र ही रहा था। आखिर एक बार फिर नेपाल में हिंदू राष्ट्र को लेकर राजनीति ने तुल पकड़ लिया है। क्या नेपाल में बने हिंदू संगठन नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? आखिर क्यों नेपाल के मुस्लिमों ने कहा कि भारत के मुस्लिम वहां पर सेफ नहीं और उन पर अत्याचार किया जा रहा है? आखिर नेपाल के सेकुलर स्टेट बनाने के बाद वहां के लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? दरअसल दोस्तों, नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोरों पर है कि नेपाल पहले हिंदू अधिराज्य था, किसी गद्दार नेताओं के कारण से और विदेशी के गुलामियों के कारण से नेपाल को हिंदू राष्ट्र खो गया है। बता दें कि साल 2008 में राजशाही के खत्म होने के साथ देश खुद को सेकुलर तो घोषित कर चुका था, बट उसके बाद से ही पुराने दर्जे को लेकर मांग होने लगी है। इनफैक्ट हिंदू संगठनों समेत कई पार्टियों का यह कहना है कि जब 80% से ज्यादा आबादी एक ही धर्म को मानने वाली है तो फिर इस बात में संशय कैसा? नेपाल को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि अब तक नेपाल सेकुलर राष्ट्र बना हुआ है? और आखिर नेपाल में हिंदू मुस्लिम को लेकर वहां के लोगों का क्या मानना है, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आप भी एक सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, बीते 3 से 4 सालों के अंदर नेपाल में कई बदलाव देखने को मिले। बीते साल में उसने अपने राजनीतिक मैप को भी निकाला है, जिसमें भारत के उत्तराखंड से ही कुछ इलाके दिख रहे हैं। हालांकि अब नेपाल का रुख कुछ अलग ही नजर आ रहा है। वहां सेकुलर से दोबारा हिंदू देश बनाने की मांग उठ रही है। वहां कई हिंदू दल संगठन बन चुके हैं जो कि इस डिमांड को उठा रहे हैं। लेकिन क्या आप इसके मायने ये भी हैं कि नेपाल में सेकुलर बनाम हिंदू की जंग छिड़ी हुई है? दोस्तों, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2018 में जनकपुर आए थे। पीएम मोदी ने जनकपुर आने से पहले और जाने के बाद शहर में कई तरह के चेंजेस देखे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी के स्वागत में जनकपुर उप महानगर पालिका के तत्कालीन मेयर लाल किशोर शाह ने शहर की कई दीवारों को भगवा रंग में रंगवा दिया था। जनकपुर उप नगर पालिका का नाम बदलकर जनकपुर धाम उप नगर पालिका कर दिया गया था। नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म तय किया गया था जिसका कलर भी भगवा था। इस बारे में लाल किशोर जी ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, ये सुनते हैं। से हमारा लक्ष्य था कि इसको एक केसरिया नगर के रूप में पहचाना जाए और जनकपुर उप महानगर पालिका पहले था, जनकपुर से जाना, लेकिन उसको हमने नाम संशोधन हमने किया। दोस्तों, इन सब तैयारियों को लेकर पीएम मोदी किस तरीके से रिस्पांस दे रहे हैं, अब आप खुद लाल किशोर शाह के मुंह से सुन लीजिए। एयरपोर्ट पर हम लोगों ने उनको विदा कर दिया, फिर रुक करके वो हमको कहे, मेयर साहब आपने तो एक तरह का रंग दे रखा है जनकपुर में, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, इस बारे में डेनमार्क में नेपाल के राजदूत और काठमांडू के CISF नाम से एक थिंक टैंक चलाने वाले विजयकांत कर्ण कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को जनकपुर में देखने हजारों की भीड़ आई थी। वो कहते हैं कि विदेश में मोदी जी को देखने और सुनने इतनी तादाद में लोग कभी भी और कहीं नहीं आए थे। रंगभूमि मैदान में पूरी तरह से खचाखच भीड़ थी। ऐसा बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि वो किसी और देश की धरती पर भाषण दे रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल में हिंदुत्व की राजनीति और काफी ज्यादा बल प्राप्त कर चुकी है। अगर धर्म सियासी इस्तेमाल शुरू हुआ तो स्थिति खराब हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल में RSS हिंदू स्वयंसेवक नाम संघ से काम करता है। नेपाल में RSS को HSS कहा जाता है। नेपाल में वीरगंज के रंजीत शाह जनकपुर संभाग के हिंदू स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यवाहक हैं। रंजीत शाह अपनी सोच को सही साबित करने के लिए कहते हैं कि नेपाल जब तक हिंदू राष्ट्र था तब तक कोई सामाजिक मतभेद नहीं था। अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित थे। जब से धर्म निरपेक्ष हुआ है तब से यहाँ असुरक्षा बढ़ी है। अल्पसंख्यक समुदाय जिस भी इलाके में बहुसंख्यक हुआ है वहां की मूल आबादी पर तबाही मचा रहा है। वीरगंज में हिंदू बहुसंख्यक हैं लेकिन एक ही शमशान है, पर मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों का पिछले 5 सालों में करीब 10 कब्रिस्तान और ईदगाह बन चुके हैं। दोस्तों, अब आप रंजीत सिंह के इस बयान को देखिए कि आखिर नेपाल में मुस्लिम किस तरह से बढ़ रहे हैं। मुस्लिम समाज का लोग यहाँ पर पहले बहुत कम था और अभी इससे करीब 10 साल के अंदर में करीब 400% से बढ़ के पूरा बॉर्डर, भारत और नेपाल के बॉर्डर इलाका में
उतना जनसंख्या बढ़ा है लोग। दोस्तों बता दी कि नेपाल में सिर्फ 6% मुस्लिम निवास करते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से कई बार नेपाल को बड़े बड़े दंगों का शिकार होना पड़ा है। दोस्तों इस बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों सितंबर 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान लागू किया। इस संविधान में घोषणा की गई कि नेपाल हिंदू राष्ट्र अब नहीं रहेगा। इसके बाद ही नेपाल संवैधानिक रूप से सेकुलर स्टेट बन गया। नेपाल की ऐसी घोषणा तब हुई जब भारत में हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार थी। 2006 में बीजेपी के सदस्य राजनाथ सिंह ने यहां घोषणा की थी कि नेपाल को माओवादियों के दबाव में हिंदू राष्ट्र की पहचान नहीं खोनी चाहिए। नेपाल के सेकुलर स्टेट बनने के बाद वहां के मुसलमानों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है, आइए इसके बारे में मोहम्मद अंसारी जी के बयान से समझते हैं। हिंदू राष्ट्र होते हुए भी कोई भी नहीं बात करता, या हिंदू या मुस्लिम, कोई लोग भी बात नहीं करते थे। दोस्तों बीरगंज के शेर मोहम्मद अंसारी कहते हैं कि सच कहें तो हम हिंदू राष्ट्र में बहुत सुरक्षित थे। तब धर्म को लेकर तो कोई बात ही नहीं करता था। हिंदू राष्ट्र होते हुए भी मजहब को लेकर कोई बात नहीं करता था। हमें तब कोई नुकसान नहीं था। हालांकि हिंदू राष्ट्र खत्म होने के बाद कुछ हक हमें मिले हैं, जैसे ईद और बकरीद में हम यहाँ मुसलमानों को छुट्टी मिलती है, लेकिन हिंदू राष्ट्र में ये छुट्टी नहीं थी। दोस्तों बता दें कि योगी आदित्यनाथ नेपाल के सेकुलर राष्ट्र बनने के फैसले से खुश नहीं थे। सैकड़ों ऐसे पवित्र स्थल नेपाल में हैं जहां पर हर भारतवासी जाना चाहता है। नेपाल के लिए टूरिज्म का सबसे बड़ा माध्यम भारत बन सकता है। यूपीए सरकार की नेपाल नीति को लेकर प्रशांत झा 2006 में योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछते थे, तो योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि केवल नेहरू भारत को समझते थे। नेहरू को पता था कि नेपाल में राजशाही जरूरी है, इसलिए राजशाही के बाद किंग को सत्ता में बिठाया था। नेपाल में कुछ भी होता है तो उससे हम लोग प्रभावित होते हैं। नेपाल में शांति और स्थिरता राजशाही से ही स्थापित हो सकती है। नेपाल में माओवादियों और भारत के नक्सली मिलकर काम करते हैं। नेपाल में माओवादियों के हाथ में सत्ता आएगी तो भारत के नक्सलियों का भी मन बढ़ेगा। अगर बीजेपी सत्ता में होती तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको बता दें कि साल 2015 में सालों की बहस और यहां तक कि छिटपुट हिंसा के बाद नेपाल की संविधान सभा ने नेपाल का एक संविधान बनाया था। बता दें कि नेपाल में यह संविधान है जिसे संविधान सभा ने तैयार किया। इसी के साथ नेपाल दुनिया के अकेले हिंदू देश से सेकुलर देश बन गया। इसमें सभी भाषाओं को दर्जा दिया गया, सबकी बात की गई, लेकिन एक चीज रह गई जिसमें सभी धर्मों को आजादी देने की बात के बीच ये भी शामिल कर दिया गया कि सनातन धर्म को बचाए रखना देश का पहला फर्ज होगा। और फिलहाल इसी को लेकर बहस चल पड़ी है कि आखिर 80% आबादी होने के बावजूद भी नेपाल हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है। यहां के हिंदू संगठन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। दोस्तों आपका इस बारे में क्या मानना है, अपनी राय हमें कमेंट में साझा करें। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।